Part 1 Winning the War Within Chapter 1 Extreme Ownership। पहले 4 चैप्टर्स में उस माइंडसेट के बारे में डिस्कस किया गया है जो एक लीडर के पास होना चाहिए अगर उसे अपनी टीम को सक्सेसफुली लीड करना है। गुड लीडरशिप का फाउंडेशन अपने आप से शुरू होता है और एक लीडर को राइट एटीट्यूड की जरूरत होती है पार्ट 2 की स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। एक इफेक्टिव लीडर अपनी टीम की शॉर्टकमिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हाई स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश और मेंटेन करता है, हर गोल के पर्पस को अंडरस्टैंड करके क्लियरली कम्युनिकेट करता है और खुद के ईगो पे चेक रखता है। यह चैप्टर इस बात पे फोकस करता है कि कैसे लीडर्स एक्सट्रीम ओनरशिप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो उसके डायरेक्शन के अंडर होती हैं। लीडरशिप के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और अगर एक लीडर के पास अपने टीम को डायरेक्ट करने की अथॉरिटी है तो इसका मतलब उसी को टीम की परफॉर्मेंस के लिए आंसर देना पड़ेगा। अगर एक एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट गलती करता है तो एक लीडर को उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि लीडर को खुद को पूछना चाहिए कि क्या उसने सही तरीके से मिशन और प्लान समझाया था क्या, और क्या उसने अपने टीम मेंबर को जरूरी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज दिए थे क्या जो उसे सक्सेसफुल होने में लगने वाले थे। अगर आपके टीम का एक मेंबर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उस पर्सन को ट्रेन और मेंटोर करने की जिससे टीम का भला हो। पर इस सब के बाद भी अगर वो टीम मेंबर कमजोर पड़ने में कंटिन्यू करता है तो आखिर में लीडर को ही उसे फायर करने का कॉल लेना चाहिए और उसे एक केपेबल पर्सन के साथ रिप्लेस करना चाहिए। टीम का एज अ होल और टीम के गोल्स का सक्सेसफुल होना हमेशा ज्यादा जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल से, चाहे फिर वो बॉस हो या एम्प्लॉय। एक्सट्रीम ओनरशिप बताता है कि लीडर्स को अपने फेलियर्स की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये लीडरशिप का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। एज एन इंडिविजुअल अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करना ही इतना टफ होता है, तो एक लीडर के लिए और भी ज्यादा टफ हो जाता है जब उसे एक पूरी टीम का चार्ज लेना पड़ता है और उनके ऑफ टारगेट जाने की या उनके फेल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। फिर भी ऐसा करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है लर्न, ग्रो और सक्सीड करने के लिए। अगर आप फेलियर के ब्लेम को डिनाई या शिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो आप उस फेलियर से लर्न या ग्रो नहीं कर सकोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लीडर को अलाउ करता है बेहिजक तरीके से और बिना किसी बायस के साथ टीम की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को एनालाइज करने को। यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन में और रेगुलरली इंप्रूव करने में। चीजें और हार्ड हो जाती हैं जब आपको आपके या आपके टीम की शॉर्टकमिंग्स सीनियर लीडरशिप को एडमिट करनी होती हैं। अपनी मिस्टेक्स पर उनका अटेंशन लाना आपको एक प्रोफेशनल सुसाइड लगेगा, पर ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बॉसेस आपके लैकिंग परफॉर्मेंस के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं और वो इंप्रेस हो जाएंगे अगर आप उस कमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसे इंप्रूव करने के लिए कमिट करो। कभी भी अपने सक्सेसेस को खुद के फेलियर्स या जिन्हें इंप्रूव किया जा सकता है उन एरियाज को देखने की एबिलिटी को कमजोर मत करने दो। आप शायद एक ग्रेट प्लान डेवलप कर सकते हो, पर आप उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए अपनी टीम को लीड करने में कमजोर पड़ सकते हो, या फिर आप जरूर एक रिस्क को अवॉइड कर सकते हो पर आप किसी और रिस्क के विक्टिम बन सकते हो। ऐसा होने पर खुद के गुड वर्क के लिए खुद को शाबाशी दो, पर कभी भी सारी चीजों को ऑब्जेक्टिवली विदाउट बायस देखने को निग्लेक्ट मत करो और सारे इश्यूज को फिक्स करो या फिर ऐसे वेज ढूंढो जिससे आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं। कोई पर्सन या प्लान परफेक्ट नहीं होता और हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए जगह होती ही है। एक गुड लीडर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहता है और वो हमेशा बेटर परफॉर्म करने के जरिए ढूंढता रहता है। लीडर होने के नाते अपने टीम के सक्सेस का क्रेडिट मत लो, बल्कि उस क्रेडिट को टीम के सारे लोअर लेवल लीडर्स को पास करो जिन्होंने उस सक्सेस को पॉसिबल बनाया। यह टीम में मौजूद लोगों के लिए एक टोन सेट करता है और बताता है कि सक्सेस को एक यूनिट बन के अचीव किया जाता है, और इस वजह से एक कल्चर क्रिएट होता है जो सिर्फ टीम के अच्छे पर फोकस करता है। जब एक लीडर खुद फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सक्सेसेस का क्रेडिट अपने टीम को देता है, तब ये लोअर लीडर्स के लिए एग्जाम्पल बन जाता है ताकि वो भी एक्सट्रीम ओनरशिप का सेम माइंडसेट अडॉप्ट करें।
जब पूरी टीम में एक्सट्रीम ओनरशिप का एटीट्यूड इन्फेक्ट किया जाता है, तब इसकी वजह से सारे लोग टीम के साथ ऑपरेट करते हैं और टीम के मिशन को मेन प्रायोरिटी मानते हैं, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाने की बेस्ट पोजीशन में डाल देता है। बैटल स्टोरी, विलिंग्स ह्यूमिलिटी। 2006 की स्प्रिंग है और विलिंग अपने फोर्सेस को लीड कर रहा है उनके रमादी इराक के पहले मेजर ऑपरेशन के लिए, जहां उन्हें 6 महीनों के लिए पोस्ट किया जाने वाला है। उनके मिशन में लगभग 300 यूएस और इराकी ट्रूप्स हैं, जिनमें सील्स, आर्मी सोल्जर्स और मरीन्स सब शामिल हैं। इस ऑपरेशन का एम है कि उन्हें एक डेंजरस एनिमी हेल्ड नेबरहुड को एनिमी इंसर्जेंट फाइटर्स से छीन के कंट्रोल लेना है, और उस एरिया का नाम है मलाब डिस्ट्रिक्ट। ट्रूप्स बिल्डिंग टू बिल्डिंग प्रोग्रेस कर रही है और अपने सामने आने वाले हर एक एनिमी फाइटर को क्लियर कर रही है। मिशन के कुछ घंटों बाद ही यूएस ट्रूप्स और इंसर्जेंट्स के बीच हीटेड गन फाइट्स हो रही है। एक मरीन सार्जेंट विलिंग को रिपोर्ट करता है और कहता है कि वो एक बिल्डिंग को टारगेट कर रहा है, जहां उसे डाउट है कि एनिमीज छुपे हुए हैं और उन्होंने कई इराकी सोल्जर्स को मार डाला है या जख्मी कर डाला है। एक यूएस टैंक उस बिल्डिंग की तरफ शूट करने के लिए पोजीशन में है और वो सार्जेंट एयर स्ट्राइक्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि वो उस बिल्डिंग पे बॉम्ब भी ड्रॉप कर सके। पर विलिंग को कुछ तो गड़बड़ लगती है। सील के एक स्नाइपर टीम को ओरिजिनली आसपास ही स्टेशन किया गया था और उन्होंने वो पोस्ट छोड़ दी, और वो लोग रीलोकेट करने के बीच में ही थे कि इतने में उस टारगेट बिल्डिंग से गन फायर सुनाई दी। अभी तक स्नाइपर टीम ने अपनी नई लोकेशन रिपोर्ट नहीं की है और विलिंग को डर है कि बैटल की कंफ्यूजन में सील्स की टीम उसी टारगेटेड बिल्डिंग में मौजूद होगी। मरीन सार्जेंट की एडवाइस के बावजूद विलिंग इंसिस्ट करता है कि वो बिल्डिंग को अटैक करने से पहले चेक करे। जब वो एक राइफल के साथ अंदर जाते हैं, तब उन्हें अपने सामने एक फेलो सील दिखता है। वो सील विलिंग को एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ। सील की स्नाइपर टीम ने गलती से इराकी सोल्जर्स को मार दिया था, क्योंकि उन्हें अर्ली मॉर्निंग डार्कनेस में समझ नहीं आया कि वो फ्रेंडली फोर्सेस ही थी, और जब सील्स को लगा कि वो अंडर अटैक हैं, तब उन्होंने बैकअप के लिए कॉल किया और मरीन्स एंड आर्मी ने जहां सील्स थे उसी बिल्डिंग पे अटैक करके रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसी बिल्डिंग में एनिमी फाइटर्स हैं, जबकि उधर सील के ही लोग थे। उस बिल्डिंग में मौजूद सील्स को भी यह मालूम नहीं था कि उन पर यूएस ट्रूप्स ही अटैक कर रही है, इसलिए उन्होंने भी फायर बैक किया, और इस वजह से हर एक साइड को लग रहा था कि उन पे एक डेंजरस एनिमी अटैक हो रहा है। विलिंग की काम क्लियर थिंकिंग की वजह से सील टीम पे एक बॉम्ब ड्रॉप होने से प्रिवेंट हो गया। फिर भी एक इराकी सोल्जर डेड हो गया, प्लस एक सील और कई इराकी सोल्जर्स जख्मी हो गए, जिसकी वजह से अब भी ब्लू ऑन ब्लू था। इस टर्म का मतलब है कि फ्रेंडली फायर होना या खुद के ही लोगों को मारना, और विलिंग एक्सप्लेन करते हैं कि यह बैटल में होने वाली एब्सोल्यूट वर्स्ट चीज है। एक लीडर होने के नाते उन्हें बहुत गिल्टी लग रहा है और वो खुद को एक गंभीर रूप में रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। हायर रैंकिंग कमांडिंग ऑफिसर्स को इस ब्लू ऑन ब्लू की खबर मिलती है और वो इस ऑपरेशन को शट डाउन करते हैं और रमादी के अपने बेस में वापस आ जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो शायद उसे फायर कर देंगे जिस पे ब्लेम किया जाता है। जैसे ही विलिंग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उन्हें कई लोगों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फेजेस में की हुई बहुत सारी गलतियां दिखती हैं, जिसकी वजह से ब्लू ऑन ब्लू हो गया। पर आखिर में लीडर होने के नाते वो खुद को ही इस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। जब विलिंग ट्रूप्स को और कमांडिंग ऑफिसर्स को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, तब वो बताते हैं कि कहां गलती हुई, और वो उसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि वो मिशन के कमांडर थे। वो खुद पे ब्लेम लेते हैं, इवन उन सील्स को माफ कर देते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि इस फेलियर का फॉल्ट उनका भी था, और प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करेंगे। विलिंग की ह्यूमिलिटी और इस सिचुएशन में एक्सट्रीम ओनरशिप की वजह से उनके बॉसेस एक्चुअल में उनके लिए ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट गेन करते हैं। विलिंग सोचते हैं कि शायद अगर वो दूसरों पे ब्लेम डालते तो उन्हें फायर किया जाता। विलिंग और उनकी टीम आगे जाके एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ था और कैसे वो उस सिचुएशन से लेसन्स ले सकते हैं, ताकि वो आगे जाके अपने प्रोसीजर्स और मिशंस इंप्रूव कर सकें।
और होपफुली फ्रेंडली फायर प्रिवेंट कर सकें फ्यूचर में। बिजनेस एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग अप। एक बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने पिछले साल एक प्लान प्रपोज किया था जिसका एम प्रोडक्शन कॉस्ट्स घटाने का था, पर अब तक यह प्लान वर्क नहीं कर रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके लिए एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन चाहिए। इस प्लान में कई स्ट्रैटेजीज थी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कंबाइन करो ताकि अनयूजफुल चीजें निकल जाएं। इंसेंटिवाइज्ड बोनसेस का इस्तेमाल करो ताकि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस लाके उसे स्मूथ बनाओ। ये स्ट्रैटेजीज तो सॉलिड लग रही थीं, तो इशू जरूर एग्जीक्यूशन में हुआ होगा। वाइस प्रेसिडेंट फिर बाद में देखता है और असेस करता है कि कैसे और क्यों कंपनी प्लान एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स डरते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कंबाइन करने से प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का इन पर्सन इंटरैक्शन कम हो जाएगा और इसकी वजह से इतने शॉर्ट नोटिस पे ऑर्डर्स एडजस्ट करने के लिए कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट ने इस कंसर्न को डिसमिस कर दिया, यह कहके कि फोन और वीडियो कॉल से कम्युनिकेशन भी काफी होगा। सेकंड, प्लांट मैनेजर्स और बाकी लीडर्स बोनस प्रोग्राम को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह एम्प्लॉयज की अर्निंग को कट कर देगा और इस वजह से वो दूसरी कंपनीज में चले जाएंगे जहां उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। वीपी ने फिर भी इस बात को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, पर इसके रिस्पॉन्स में मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स और सेल्स मैनेजर्स टीम अप हो गए और उन्होंने प्लान को अपोज कर दिया। थर्ड, लगभग सारे लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा चेंज करके स्मूथ बनाने को अवॉइड किया क्योंकि उन्हें ऑलरेडी चीजें जिस वे में हो रही हैं उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं लग रही थी। वीपी ने यह सब अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ वीपी ने बोर्ड को बाकी फैक्टर्स भी बताए, जैसे कि मार्केट कंडीशंस, नई टेक्नोलॉजी को समझने का समय और कई प्रोडक्ट्स जो ये चेंजेस लाने से ध्यान हटा रहे हैं, और कहा कि इन्हीं की वजह से प्लान का अब तक फेलियर हुआ है। पर एक साल की लिटिल प्रोग्रेस के साथ ये सारी चीजें एक्सक्यूजेस साउंड कर रही थीं और अब बोर्ड फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। वीपी को इस फैक्ट को कन्फ्रंट करना चाहिए कि ये बाकी सारे लॉजिकल बैरियर्स के बावजूद अल्टीमेटली वो खुद ही प्लान के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसे अपनी टीम को लीड करके उन्हें यह प्लान समझाना चाहिए था, जिसकी वजह से उन्हें उस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में सपोर्ट मिलेगा। पहले तो वीपी को यह मानना पड़ेगा कि उससे भी गलतियां हो सकती हैं। अगर उसे लगता है कि जब भी कुछ गलत हो जाए और तब भी वो हमेशा राइट है, तो फिर वो हमेशा दूसरों पे ही ब्लेम करेगा। ये माइंडसेट रखने से वो क्लियरली असेस नहीं कर सकता है कि सक्सेस के रास्ते में क्या बैरियर आ रहा है, और वो ये भी नहीं कंसिडर कर सकता कि उसकी खुद की अप्रोच की वजह से ऐसा हो रहा है। गुड लीडर्स हमेशा फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बार बार इंप्रूव करने के जरिए ढूंढते रहते हैं। ग्रेट लीडर्स अपने ईगो पे भी चेक रखते हैं, ब्लेम एक्सेप्ट करते हैं और हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए पूछते हैं और केयरफुली नोट करते हैं कि वो फ्यूचर में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड, वीपी को अपने बोर्ड को बताना चाहिए कि प्लान का फेलियर उसका फॉल्ट है। भले उसे लगता है कि वो दूसरों के नॉन कंप्लायंस की जिम्मेदारी खुद ले रहा है, पर जब वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को कन्फ्रंट करता है तब उसे लॉजिक समझ आता है। वो क्वेश्चन है कि अगर उसके अंडर का एक मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर उसे बताए कि उसकी टीम फेल हो रही है, तो वो वीपी क्या उस मैनेजर की टीम को ब्लेम करेगा? नहीं, वीपी कहता है कि वो ऑब्वियसली मैनेजर को ब्लेम करेगा। वीपी आखिर में फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेता है और बोर्ड को एक प्लान प्रेजेंट करता है कि कैसे सारे इश्यूज करेक्ट किए जा सकते हैं और कैसे सबको ट्रैक पे लाया जा सकता है ताकि प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके। नोट, इस बुक में ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए हैं कि वो वीपी कैसे इश्यूज रिजॉल्व करेगा, पर इसमें लीडर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इंपॉर्टेंस को बताया गया है और यह दर्शाया गया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे क्रिटिक्स को प्लान का पर्पस इस तरह समझाना होगा कि वो उनके कंसर्न को रिड्यूस करेगा और उन्हें यह समझने में कोशिश करेगा कि क्यों यह प्लान बेस्ट अप्रोच है उनकी पूरी कंपनी के लिए।